हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहते हैं और इसलिए बताना चाहते हैं कि बिजनेस पर फोकस करने के बाद कार्य अर्थात वर्क पर फोकस करना, वर्क के बाद में वर्कर पर फोकस करना, कई सारे विचारों के संदर्भ में आज जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको अपने बारे में समझाते हुए मैं उस चीज़ को मैं टारगेट करूँगा जिस चीज़ को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। खैर, बात हम अपनी शुरू करते हैं। बात स्टूडेंट लाइफ से शुरू होती है। और वास्तव में करियर की शुरुआत स्टूडेंट लाइफ से ही होती है। बल्कि ये कहिएगा, जीवन के फ्यूचर का नक्शा या खाका स्टूडेंट लाइफ से ही बनना तय हो जाता है, ये बनना शुरू हो जाता है। माइंडसेट या विचारों का जाल या सोच का डेवलपमेंट स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू हो जाता है। खैर, हम बात कर रहे हैं कि यूँ तो देखा जाए बेहद सामान्य स्टूडेंट था मैं, बल्कि पढ़ाई का मस्ती करने वालों में जाता था। खैर, आगे चल करके जब हमारी फ्रेंड सर्किल अपडेट हुई, उन्हीं में एक मित्र मिले। उन्होंने बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बिजनेस लाइफ के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने मोटिवेट करना शुरू किया। उन्होंने एक बिजनेसमैन की लाइफ किस प्रकार की होती है, उसके पास में कितना पैसा होता है, उसकी इनकम का लेवल क्या होता है, उसकी एक अपनी व्यक्तिगत लाइफ किस प्रकार की होती है, और खास करके एक दिल्ली में रहने वाले बिजनेसमैन की लाइफ किस प्रकार की होती है, उसकी इनकम किस प्रकार से होती है, उसकी दैनिक दिनचर्या किस प्रकार की होती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि उन्होंने बिजनेस के प्रति एक मोटिवेट किया, एक रुझान पैदा किया। वास्तव में यह इम्पोर्टेंट, स्टूडेंट लाइफ में जिस चीज़ के प्रति आपका रुझान होगा, जिस चीज़ को आप लाइक करने लगेंगे, जिस चीज़ आपके दिमाग में, आपके दिल में भर दी जाएगी, निश्चित तौर पर उसका असर जीवन पर्यंत रहता है, क्योंकि ये नक्शा है। फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे का सब कुछ संग्रह होने लगता है। और साथ ही साथ इस चीज़ को भी प्रेरित किया गया कि वर्तमान एजुकेशन बेसिक एजुकेशन है, शुरुआती एजुकेशन है, अर्थात ये शुरुआती कदम है। आगे की एजुकेशन खुद प्राप्त करना होगा। अर्थात एक तरीके से सपने, महत्वाकांक्षाओं को जागृत करने का दौर होता है स्टूडेंट लाइफ, या सपनों या महत्वाकांक्षाओं को विकसित करने का, क्योंकि वो किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था वास्तव में जीवन की सर्वोत्तम अवस्था है। क्योंकि इस पीरियड में एनर्जी अपनी चरम सीमा पर होती है। ये तो उसे सही डायरेक्शन मिल गया तो निश्चित तौर पर कितना भी बड़ा वो स्ट्रगल कर सकती हैं, क्योंकि सफलता तो अन्य तमाम सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। खैर, और जब आगे हम बढ़े तो वहाँ पर व्यक्तिगत अध्ययन में ये चीज़ हमने पाई कि वास्तव में एजुकेशन एक माध्यम हो सकता है। एजुकेशन के द्वारा हम अपनी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन यदि
यदि कहीं बड़े सपने हैं तो फिर वहाँ पर आपको कुछ और चाहिए। इस चीज़ को प्रमाणित किया जेम्स एलन सैडमार्टन जैसे उस समय के प्रेरक पुस्तकों के लेखक थे, जिनकी हिंदी में प्रकाशित बुक पढ़ने को मिली। निश्चित तौर पर इनकी किताबों में क्रांतिकारी विचार। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात तो इन्होंने यही कही कि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो, सबसे बड़ा रखो। यदि आपको सबसे बड़ा बनना है तो आपके लक्ष्य भी सबसे बड़े होने चाहिए, इतने बड़े होने चाहिए जितने बड़े कोई देख नहीं सकता, आप देखने वाले पहले हो। दूसरी चीज़, कल्पनाशीलता बहुत होनी चाहिए। क्योंकि इससे विचारों को अवसर मिलता है। साथ ही साथ अध्ययन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वह अध्ययन केवल स्कूली किताबों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। स्कूली किताबों से शुरुआत हो करके और काफ़ी व्यापक होना चाहिए। आज के दौर में ये चीज़ देखने में आती है कि स्टूडेंट लाइफ स्कूली किताबों से तो आप नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट विद्यालय में या नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, बल्कि उसके लिए भी कुछ और नॉलेज चाहिए। उसके लिए भी आपको कंपटीशन मीट करना पड़ेगा। बाकी अन्य नौकरियों में तो नौकरियों के लिए तो बहुत सारी स्टडी चाहिए। तो कहने का अर्थ यह कि इस आवश्यकता ने, स्वाभाविक बात है कि एक फॉर्मल एजुकेशन में जो शामिल बुक्स होती हैं उनके अलावा पढ़ने में इंटरेस्ट जागृत कर दिया। साथ ही साथ जब और थोड़ा सा आगे बढ़े स्टूडेंट लाइफ में, तो यह जानकारी सामने आई कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए किसी न किसी सब्जेक्ट में, किसी न किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन होना आवश्यक है। किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी सब्जेक्ट में, किसी न किसी स्किल में, किसी न किसी नॉलेज में, किसी न किसी वर्क में, किसी न किसी एक्सपीरियंस में आपको स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। उसमें आप स्पेशल होने चाहिए, उसमें आप यूनिक होने चाहिए। खैर, अब सवाल उठता है कि जैसे कि मान लिया हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ कहती है कि पहले कक्षा 8 तक सारे सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर साइडें, आर्ट साइड, साइंस साइड, फिर उसके बाद में आर्ट साइड, साइंस साइड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें, और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट कम होते होते पीजी में एक ही सब्जेक्ट रह जाता है, और फिर पीएचडी में तो एक ही किसी विषय पर आपको सर्च करनी होती है। ये मतलब सामान्य से या तमाम से एक की ओर, एक से स्पेशल की ओर हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बना हुआ है इसी पैटर्न पर। लेकिन दूसरी बात ये भी आती है कि कभी इस पैटर्न से आदमी के सपने सच हुआ करते थे, बालक के सपने सच हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने के बाद में जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़े और जैसे जैसे अवसरों की कमी बढ़ी कि इस सिस्टम से सपने सच होना तो दूर, ज़रूरतें भी नहीं पूरी हो पाती। तो कहने का अर्थ तब ये हुआ कि इन सपनों को हकीकत में बदलना है तो किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी सब्जेक्ट में, किसी न किसी कार्य में, किसी न किसी एक्सपीरियंस में स्पेशल होना ज़रूरी है, या यूनिक होना ज़रूरी है, या एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है, या काफ़ी एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है, या बहुत एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है। कोई ना कोई एक चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। तो अब यदि आपके आर्थिक लक्ष्य हैं, यदि आपने आर्थिक फील्ड को चुना है, अब तो स्वाभाविक बात है कि स्टूडेंट लाइफ में
मान लिया आपके अपने साधनों में चुनना पड़ेगा। जैसे कि मान लिया हमारे पास में आर्ट साइड थी, 9th से ही इकोनॉमिक्स था। उस पीरियड में इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट हुआ करता था। इकोनॉमिक्स 9th में एक अलग से सब्जेक्ट होता था, लेकिन 9th में और हाई स्कूल में बाद में फिर ये मतलब उस समय 9th में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, ये अलग अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे। इनमें से आपको पसंद करना होता था। बाद में फिर सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स को मिला करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया और ये कंपलसरी कर दिया गया। लेकिन तब ऐसा नहीं था। खैर, अब सवाल ये उठा कि आखिरकार किस सब्जेक्ट को चुना जाए, किसमें स्पेशलिटी हासिल की जाए। इसका निर्धारण करने में 2-3 साल लग गए। इसलिए भी लग गए क्योंकि आप उसी चीज़ में आप स्पेशल बन सकते हैं, या कहिएगा जिसके लिए कोई न कोई टॉपर या कोई न कोई स्पेशल आपको प्रेरित करने वाला मिल जाए, प्रेरणा देने वाला मिल जाए। उसमें डिग्री सेक्शन में 2 प्रोफेसर मिले, डॉक्टर जगदीश चंद्र इंदु और डॉक्टर श्री राजेंद्र नाथ महर्षि। एक हिंदी के प्रोफेसर थे, डॉक्टर श्री जगदीश चंद्र इंदु ये हिंदी के प्रोफेसर थे, और डॉक्टर श्री राजेंद्र नाथ महर्षि ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। मतलब कहने का अर्थ है, यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज तभी यदि इतना था तो आज तो और भी अधिक चैलेंज हैं। यदि आपके सपने हैं, यदि आपके बड़े सपने हैं, यदि आपने बड़े सपने संजोए हैं, यदि बड़ा बनना है तो बड़े सपने तो संजोने पड़ेंगे, बड़ी कल्पनाशीलता तो रखनी पड़ेगी, बड़ी कल्पनाशीलता विकसित करनी पड़ेगी। और आज यदि कोई किसी फील्ड में विशेष टॉपर नहीं बन पा रहा है, टॉपर का स्पेशल नहीं बन पा रहा है, तो ज़रूर कहीं न कहीं उसके पीछे स्पेशल मोटिवेशंस, या ये कह लीजिएगा कहीं न कहीं परमानेंट उसको प्रेरित करने वाला कहीं न कहीं नहीं है, या कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिससे कि वो एक मजबूत प्रेरणा को प्राप्त कर सकें। तो हमारे पास में 2 ऑप्शंस थे, 2 टीचर थे, 2 प्रोफेसर थे, जो निश्चित तौर पर अपनी अपनी फील्ड के बापू थे। जहाँ एक तरफ इंदु जी की विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हाई स्कूल से लेकर के इंटर तक हम पढ़ते चले आ रहे थे, वहीं डॉक्टर राजेंद्र नाथ महर्षि का वो अंतिम साल था रिटायरमेंट होने के लिए, अंतिम वो कार्यशील वर्ष था। शायद वो अपना संपूर्ण अनुभव अपने बच्चों को विरासत के रूप में दे जाना चाहते थे। तब बात समझ में आई कि यदि लक्ष्य इकोनॉमिक हो, या वहाँ पर मतलब तमाम सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में हमने फील की, या ये कह लीजिएगा तमाम सारी शॉर्टेज को हमने फील किया, कुछ प्रॉब्लम्स को भी फील किया, उसके बाद उनका स्टडी किया। कहने का अर्थ यह कि वहाँ पर जब प्रॉब्लम्स और शॉर्टेज आपको पता चल जाती हैं तो आपको लगता है कि हाँ इसमें स्कोप है। जिसमें आपको प्रॉब्लम्स और शॉर्टेज का पता नहीं चलेगा, निश्चित तौर पर उसमें आपको स्कोप नज़र नहीं आएगा। जब
स्कोप नज़र नहीं आएगा तो आप उसमें आगे बढ़ नहीं पाएंगे। स्कोप या स्पेस, स्पेस नज़र आना चाहिए। तो जब उसमें स्कोप और स्पेस नज़र आया तो ये लगा कि इसमें कार्य करके हम स्पेशल बन सकते हैं, इसमें कार्य करके हम स्पेशल बन सकते हैं, या ये फील्ड हमें एक्स्ट्रा बना सकती है, या इस फील्ड को हमें चुनना चाहिए, या इस फील्ड को हमें चुनना चाहिए। अब जब फील्ड को चुना गया तो स्वाभाविक बात है उसमें डीपली स्टडी करना चाहिए, डीपली स्टडी करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, चर्चा परिचर्चा करनी चाहिए, सर्च रिसर्च करनी चाहिए, आदि इन सब चीज़ों ने जहाँ एक तरफ पार्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ रुझान को बढ़ाया, वहीं दूसरी तरफ अदर सब्जेक्ट की ओर रुझान को कम कर दिया। अर्थात ये एक स्वाभाविक सी बात है, जब आप किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में आप स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं तो अदर्स की ओर आप सामान्य भी नहीं रह पाते हैं, अर्थात अदर्स के मामले में आप छोटे होते चले जाते हैं, एक में आप बढ़ते चले जाते हैं। यही हुआ भी, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि जो सब्जेक्ट हमें प्रिय था, जिस सब्जेक्ट में हम ज़्यादा स्टडी करते थे, जिस सब्जेक्ट में हम मौलिक राइटिंग भी करने लगे थे, या अपनी समझ से नई तथ्यों का अन्वेषण करने लगे थे, अब उसकी छाप प्रश्नों के आंसर में न पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। कहने का अर्थ यह बनता है कि वो सब्जेक्ट से काफ़ी आगे की स्टडी थी, और कहने का अर्थ यह बनता है कि तैयारी काफ़ी आगे की थी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो काम चला गया, लेकिन थर्ड ईयर तक आते आते वो चीज़ काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, और मैडम थर्ड ईयर में हम स्वाभाविक बात है फेल होने लगे। कारण समझ में नहीं आया कि आखिरकार इस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में हम इतना ज़्यादा जानते हैं, जिस सब्जेक्ट में हमने इतनी तैयारी की, एक्स्ट्रा तैयारी की है, उस सब्जेक्ट में हम फेल क्यों हो रहे हैं? आखिरकार क्या कारण? अब यह चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन उसके काफ़ी सालों के बाद में जब हम खुद एक प्राइवेट टीचर के रूप में कार्य प्रारंभ किया, प्रधानाचार्य के पद को भी निर्वहन किया, तब मेरी समझ में आया कि संभवतः शायद ऐसा हुआ होगा कि उन आंसरों में हम कुछ ऐसा लिख जाते होंगे जिसकी अपेक्षा एक स्टूडेंट से नहीं की जाती होगी, जो किसी टीचर से ही अपेक्षा की जा सकती होगी। तो संभवतः इसलिए वो परीक्षक काट देता था नंबर कि हाँ